हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली बेसिस पर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आते हैं। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 42 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जिनमें कि आज हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। दोस्तों, हमेशा की तरह कोशिश कीजिएगा कि मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को कमेंट कीजिएगा। Which of the following topics are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? देखिए दोस्तों, जो एनसीएफ है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती हैं फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक, उसमें मैथमेटिक्स के करिकुलम में कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि क्या नहीं है, हमारे जो करिकुलम का है पार्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रेशो। रेशो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के करिकुलम में प्राइमरी लेवल पर नहीं होता है। अब दोस्तों, जैसे कि बात आई है एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो मैं आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल पूछता हूँ। ये बताइए, हमारी कंट्री में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सबसे फर्स्ट टाइम कब आया था? क्योंकि देखो, जब यहाँ पर दे रखा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका मतलब ये है कि 2005 वाला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये फर्स्ट तो नहीं है, इससे पहले भी हमारा जो एनसीएफ है वो आ चुका है। तो आपको पहला प्रश्न तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारे देश में फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस ईयर में आया था। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। 1975, सेकंड ऑप्शन है 1988, थर्ड ऑप्शन है 1998 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2000। तो बताइएगा दोस्तों कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वो किस सन में आया था। एंड सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इसी से रिलेटेड, वो ये है कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है ये हमारे देश का कौन सा एनसीएफ है, यानी कौन से नंबर पर ये आया है। क्या ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ है, इस प्रकार से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन से नंबर का फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में यानी हिंदी मीडियम में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 1 या 2 दिन के अंदर अंदर में हम हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। अच्छा, तो इसमें 44 में क्या बताना है कि टू रेक्टेंगल्स जो कि डिफरेंट डायमेंशंस के हैं उनके सेम एरियाज हो सकते हैं। इस चीज को शो करने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है, किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब हम देखते हैं, देखो, स्केल, थ्रेड, ग्राफ पेपर एंड टाइल्स, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ना, जो एक टीचर क्या है, जैसे मान लीजिए अलग अलग आकार के अलग अलग साइज के 2 रेक्टेंगल्स हैं बट उनके एरिया सेम है। अब इस चीज को दिखाने के लिए एक टीचर स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता है तो क्या चीज यूज कर सकता है वो। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ग्राफ कार्ड, ग्राफ पेपर और सेकंड टाइल्स। टाइल्स के थ्रू एंड ग्राफ पेपर्स के थ्रू एक टीचर क्या है उसको दिखा सकता है बहुत इजीली। तो हमारा इसका सही एंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें की है बी एंड डी, यानी ग्राफ पेपर एंड टाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग could be contributing factor to under achievement in mathematics। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो कि मैथमेटिक्स की जो अचीवमेंट है उसमें एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है।
देखिए इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न काफी बार सीटेट में रिपीट हुआ है अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनी अपनी भाषा चेंज करके। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट चीज है जो कि सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। एक स्टूडेंट का, एक बच्चे का सोशियो कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है वो मैथमेटिक्स को एक तरह से अफेक्ट करता है। तो इसका 45 का बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। Which of the following is the most appropriate strategy to explain that 1/4 is less than 1/3? तो बताइए, इसके एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक है 1/4 एंड सेकंड फ्रैक्शन है 1/3। तो अगर एक टीचर बताना चाहता है कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी या बेस्ट प्लान क्या हो सकता है? क्या उसको एलसीएम के मेथड से बताना एक बेस्ट मेथड हो सकता है, या फिर यूजिंग जो ब्लैक ब्लॉक्स होते हैं उनको यूज करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, यूजिंग पेपर ट्रिप्स को यूज करना, या फिर नंबर चार्ट को यूज करना? तो दोस्तों देखते हैं हम, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना वो रहेगा यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, क्योंकि पेपर स्ट्रिप्स को एक तरह से यूज करना इजी भी है, और पेपर स्ट्रिप्स को हम उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं जैसे हम एक ग्राफ पेपर को यूज करते हैं, है ना, जैसे हम ब्लॉक्स को यूज करते हैं। तो यूजिंग पेपर ट्रिप्स एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। 46 का करेक्ट आंसर है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? यानी जब हम एक लेसन प्लान बनाते हैं तो इनमें से कौन सी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाली है जब हम मैथमेटिक्स के लिए लेसन प्लान बनाते हैं, वो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। देखो अगर हम टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो क्या ये एकमात्र एक स्ट्रेटजी, एक मतलब कि लेसन प्लान बनाने के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है? तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक को के सीक्वेंस को फॉलो करें और हमारा जो लेसन प्लान है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाए। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। देखो एक बार के लिए पॉसिबल है, बट हम आगे भी ऑप्शन चेक करते हैं, हो सकता है हमारे लिए इससे भी बेस्ट ऑप्शन हमें मिले। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। एंड राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस, तो फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो सेकंड एंड थर्ड में आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जो प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को अगर हम प्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, या फिर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना कि वो अपनी जो नॉलेज है, अपने कंसेप्ट्स है उनको कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं, या फिर ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है? हम कभी भी देखते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खुद इन्वॉल्व होकर अगर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व खुद अपने एक्टिव पार्टिसिपेंसी से अगर लर्निंग कर रहे हैं ना, वो उस ऑप्शन को हम हमेशा ज़्यादा बेटर ऑप्शन मानते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं 47th क्वेश्चन की, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें कि क्या स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे किस चीज़ को, अपने कंसेप्ट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम के फीचर की तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता। जो एक कैन नॉट भी होती है ना, नहीं किया जा सकता, इस पर ज़्यादा फोकस देना पड़ता है और ज़्यादा फोकस देना चाहिए। द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन। The teacher acknowledges that students may construct multiple understanding from a given interaction. Objective type test items are used as the primary means of assessment. तो देखो दोस्तों इसका जो ये है ना ऑप्शन नंबर 3, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 48 का। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स? Which of the following statements is in agreement with the constructivist view of mathematics? तो इनमें से कौन सा ऐसा, इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स
से एग्री करता है। तो दोस्तों इसमें जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, तो क्या मैथमेटिक्स सिर्फ फैक्ट्स को लर्न करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैथमेटिक्स क्या है, फैक्ट्स को लर्न करना है। मैथमेटिशियंस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ, मैथमेटिशियंस को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो ट्रूथ को डिस्कवर करे, नहीं। मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव, क्या मैथमेटिक्स कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है? नहीं। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम जब विजुलाइज करते हैं चीज़ों को ना, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, जो कि विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द, दोस्तों कोशिश करना कि आप सभी अपने जितने भी सभी क्वेश्चंस जितने भी उनके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स कमेंट करें, और लास्ट में आपको बताना भी है कि आपका कितना स्कोर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन, तो बच्चों के अंदर में इनमें से कौन सी एक एक्टिविटी है जो कि बेस्ट सूट करती है जब हम किस चीज की बात करते हैं, जब हम स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल, क्या बोतल के टॉप व्यू की ड्राइंग करना ये एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी को शूट करता है? बिल्कुल। हमारा वैसे 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बोतल हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ इन क्वेश्चंस में, मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से एंड बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है ना, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद में आपको आंसर देखना है कि रियल में आपका आंसर सही था या फिर गलत। और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर को एक बार चेक करना है कि आपके कितने नंबर इसमें बने। नहीं तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो प्रैक्टिस है इनको लगाने का कोई फायदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, जब हम मैथमेटिक्स की लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट ट्रू, यानी कि ट्रू नहीं है, यानी इसका मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, तो क्या मैथमेटिक्स में परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है वो इनेट होती है, यानी जन्मजात होती है, हमारे जन्म से ही हमें मिलती है, हमारे अंदर ही विद्यमान होती है ऑलरेडी? तो आई थिंक हमको अपना जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो मिल चुका है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स की जो एबिलिटी है, जो मैथमेटिक्स को परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो कभी भी इनेट नहीं होती है। इसलिए हमारा 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और हमें आगे अपने सेंटेंसेस को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है ऑप्शन नंबर 52, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। आई हैव 6 पेंसिल्स, आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज 2 मोर देन मी, और मनीष के पास क्या है, मेरे से 2 ज्यादा है। हाउ मैनी पेंसिल्स डज मनीष हैव, अब क्या बताना है इसमें मनीष के पास में कितनी ज्यादा पेंसिल्स हैं। अब ये कौन सा एडिशन है या फिर कौन सा सब्ट्रैक्शन है? देखो सबसे पहले तो जब मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं और मनीष के पास में मेरे से 2 ज्यादा है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन तो इसमें नहीं होगा, यानी हम ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 को तो डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या है, एडिशन है, लेकिन इसमें कंपैरिजन वाला एडिशन है एंड इसमें टेक अवे वाला एडिशन है। तो जब हम कि मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं और मनीष के पास में मुझसे 2 ज्यादा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक प्रकार से। तो इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा कंपैरिजन एडिशन। 52 का क्या होगा, कंपैरिजन एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अच्छा दोस्तों आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है ना, इसको आप एक बार अलग से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप, क्योंकि इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस ज्यादातर सीटेट के एग्जाम्स में आते रहते हैं।
बट हम फिलहाल ट्राई करते हैं कुछ इसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि इस वीडियो में आप कम से कम कुछ तो सीखें हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में। देखो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम क्या है। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, मान लीजिए हमने एक क्या बोलते हैं एक डिजिट या एक संख्या ली। वो संख्या जैसे मान लीजिए हमने ली ये एक संख्या है। अब आपको पता होगा जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है उसमें क्या है, हम कॉमा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस प्रकार से। तो इसका जो इकाई का अंक वो 6 है, दहाई का अंक 1 है एंड सैकड़ा का अंक है 0। तो इसलिए हम फर्स्ट जो कॉमा लगेगा हमारा 3 संख्याओं के बाद लगेगा। उसके बाद में जो हमारे कॉमा लगते हैं वो दो संख्याओं के बाद में ऐसे कॉमा लगते जाते हैं। इसको बोलते हैं, ये कौन से सिस्टम में होता है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। तो देखिए द पोजीशन ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है कि जो पोजीशन है एक डिजिट की एक नंबर के अंदर में वो डिक्टेट करती है इसकी वैल्यू को। तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक संख्या ली उसमें जो एक डिजिट की जो पोजीशन थी वो इसकी वैल्यू को क्या है, डिक्टेट करती है। इसकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस प्रकार से क्या है उसकी जो वैल्यू है ना उसको कौन डिक्टेट कर रहा है, उसकी पोजीशन डिक्टेट कर रही है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। बट हमें इसमें क्या होता है ना, जो नॉट नॉट ट्रू यानी जो इनकरेक्ट है हमको वो बताना है। इट इज एडिटिव इन नेचर, तो बिल्कुल जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम होता है वो अपने नेचर में एडिटिव भी होता है और अपने नेचर में मल्टीप्लीकेटिव भी होता है ना। जैसे कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर, यानी कि इसके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों ऑप्शंस तो क्या है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। बट एकमात्र ऑप्शन है जो कि नंबर 3 है, इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम, ये इसके बारे में इनकरेक्ट जानकारी दे रहा है और हमें क्या है इसमें नॉट ट्रू को ही फाइंड आउट करना था। इसलिए इसका हमारा बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग जियोमेट्री एट प्राइमरी लेवल। अब जो प्राइमरी लेवल पर जियोमेट्री को टीच करने की क्या है डिजायरेबल प्रैक्टिस कौन सी है, हमको इसमें यह फाइंड आउट करना है ना। तो जब हम बात करते हैं जियोमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। क्या प्राइमरी लेवल में जो जियोमेट्री है वो सिर्फ लिमिटेड रहनी, देखो लिमिटेड रहनी चाहिए। लिमिटेड जैसे वर्ड से ना हमको वैसे ही बचना होता है सीटेट के एग्जाम में। किसी चीज को लिमिटेड कर दो, किसी चीज को इजी कर दो, किसी को हार्ड कर दो, इस प्रकार के जो वर्ड्स ना वो नेगेटिविटी शो करते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम डायरेक्टली इनकरेक्ट कर देते हैं। द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशंस ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जांपल्स। चिल्ड्रन शुड बी गिवन ample opportunities to develop an intuitive understanding of space। बिल्कुल इसका हमारा 54 का बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। अब जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उसका बेस्ट जो इंडिकेटर है वो क्या चीज है, क्या एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, यानी जो मैथमेटिकल कंसेप्ट होते हैं उनकी डेफिनेशंस को प्रोवाइड करवाना, उनको उसकी डेफिनेशंस को प्रोवाइड करने की जो एबिलिटी होती है। तो क्या ये एबिलिटी एक इंडिकेटर है मैथमेटिकल रीजनिंग का? नहीं। एबिलिटी टू प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन फॉर ए मैथमेटिकल प्रोसीजर, जो मैथमेटिकल प्रोसीजर होते हैं उसके लिए अगर हम जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस चीज की जो एबिलिटी होती है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का एक एग्जांपल होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग का एक इंडिकेटर होती है। तो हम बात करेंगे 55 का जो बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपरमार्केट इज गिवन एज फॉलोज। तो एक सुपरमार्केट में जो प्राइस लिस्ट है वो इस प्रकार से कुछ दी हुई है। अब इसमें हमको क्या बताना है, संजय बाइज 1/2 kg टमाटोज। तो संजय 1/2 kg क्या परचेज करता है, टमाटो। तो एक बार हम देख लेते हैं, टमाटो का प्राइस है 1 kg का 40 रुपीज, यानी कि जब वो आधा किलो टमाटर खरीद रहा है तो इसके कितने रुपए हो गए यहाँ पर 20 रुपीज। नेक्स्ट 1 kg पटेटोज खरीदता है, पटेटो को 2 kg के 25 रुपीज है।
तो 1 kg के कितने रुपीज हुए? 12.5 रुपीज। अब ये आधा केजी क्या खरीदता है? कैरेट खरीदता है। कैरेट कितना है? 250 ग्राम के 20 रुपए है। और तो आधा किलो के कितने हो जाएंगे? 40 रुपए। यानी 40 रुपए की एक इसने क्या परचेज की? कैरेट परचेज की। 250 ग्राम इसने चिलीज पर परचेज की। अब चिलीज का हम इसमें प्राइस देखेंगे तो 100 ग्राम का प्राइस है 10 रुपये। तो 250 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 25 रुपीज। एंड लास्ट में ये क्या करता है? 6 लेमन परचेज करता है। देखो लेमन क्या, 4 पीसीस का प्राइस है 10 रुपीज, यानी कि 1 पीस का प्राइस कितना हुआ? 2.5 रुपये। और इसी हिसाब से अगर हम 6 लेमन का प्राइस करते हैं तो हमारे पास 6 लेमन का प्राइस आता है 15 रुपीज। और जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में आता है 0.5, 5, 10, 11, 12, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी हमारे पास में कितना है? 112.5 रुपये। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में 112.5 रुपीज है। बट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्न पूछा है हाउ मच मनी विल ही बैक गेट, कि वो कितनी मनी वापस लेगा, इसमें ये पूछा है, ना कि ये पूछा है कि उसको कितने पैसे पे करने होंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके जो 200 रुपीज थे ना, उन 200 रुपीज में से हमको माइनस करना होगा 112.5, यानी 112.5 रुपीज हमको क्या करने होंगे, इसमें से माइनस करने होंगे। और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा? 0.5, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से बन गया 8 एंड ये 0, यानी 87.5 रुपीज उसको क्या मिलेंगे? रिटर्न मिलेंगे 87.5, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काफी इजी होते हैं, बट फिर भी लोग मिस्टेक कर देते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर आंसर में आया 112.5, तो उनको दिखा 112.5 और उन्होंने इस पर टिक कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, 112 तो उसके रुपए टोटल हुए जो कि उसको पे करने थे। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि उसको जो शॉपकीपर है वो वापस कितने पैसे देगा, कितने रुपए उसको रिटर्न करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 56। आई एम अ 2 डिजिट नंबर। अब ये बोल रहा है कि मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूं। मान लीजिए हमने वो नंबर मान लिया ए एंड ए। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। और जो 10th प्लेस पर और जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो क्या है? कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब उन जो 2 डिजिट्स का जो सम है ना, वो क्या है? 3 एंड 4 दोनों से क्या है? मल्टीपल है। तो देखो दोस्तों, हम देखते हैं हमारे ना इसी ऑप्शन से आराम से इजीली करेक्ट ऑप्शन हमारा क्लिक हो जाए। जैसे कि हम देखते हैं, मान लीजिए 5 एंड 7। जब हम 5 एंड 7 को प्लस करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? 12। और 12 क्या है? 3 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। यानी कि हमारा 57 ऑप्शन हो सकता है। बट हम लेट अस चेक मोर ऑप्शंस ऑल्सो। सो जब हम और ऑप्शंस को चेक करते हैं, अगर हम जो 3 एंड 2 को प्लस किया तो 5 आया, जो कि 5 ना तो 3 के टेबल में आता है ना कि 4 के टेबल में आता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत होता है। जब हम इनको प्लस करते हैं थर्ड ऑप्शन में 5, 6, 7, 8, तो 8 क्या है? 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमारे ये भी गलत होता है। एंड 3 एंड 4, तो 4 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। द पार्किंग रेट्स ऑफ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। इस प्रकार के पार्किंग के रेट्स हैं किसी एक रेलवे की जो पार्किंग स्टेशन है उसमें। इसमें पूछा गया राजीव पार्क्स हिज कार एट 7 AM एंड कम्स बैक टू पिक इट अप एट 4:30 PM ऑन द सेम डे, हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे। तो उसको कितनी मनी पे करनी होगी? देखो, अगर उसने 7 बजे स्टार्ट किया और 4:30 तक उसने अपनी कार पार्क की, तो इसमें पहले तो हम आवर गिन लेंगे कि कितने आवर के लिए उसने कार पार्क की। जब हम इसमें आवर गिनते हैं तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 5,
5, उसके बाद में 1 2 3 4, यानी 9 आवर, 9 और 9.5 घंटे, यानी 9 घंटे 30 मिनट के लिए उसने क्या की थी, अपनी कार को पार्क किया था। अब हम इसमें देख लेंगे मोर देन 8 आवर एंड अप टू 12 आवर तक के लिए उसको कितने पैसे पे करने थे, 150 रुपीज। तो हमारा बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 150 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न जो कि 59th है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो थर्ड प्लेस पर कौन सा होगा। हम कोशिश करते हैं, देखो 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0. देखो फर्स्ट नंबर पर तो हमारा आ जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि ये 0.7 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे छोटा डिजिट हमारा कौन सा होगा इसमें, 0.77। अब सेकंड नंबर पर हमारा कौन सा आएगा इसमें से, 7.07, 7.7, 7.7, 7.007। तो देखो जो ये 7.07 और 7.007, सेकंड नंबर पर हमारा ये आ गया, ये वाला डिजिट, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, और ये वाला ऑप्शन हमारा है थर्ड। यानी कि थर्ड डिजिट पर कौन सा होगा, 7.07, एंड 7.07 है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे पहले हमारा बस एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, और इसको करने के बाद में आपको अपने जितने भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। इन अ 5 डिजिट नंबर, एक 5 डिजिट का नंबर है, द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8। जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, 8 है। अब हम 10th डिजिट पर देख लेते हैं, 8 सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शंस में है, यानी कि हम इसको क्रॉस कर देंगे एंड इसको क्रॉस कर देंगे। क्यों, 10th प्लेस पर हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस में, एक इसमें और इसमें 8 है। एट यूनिट्स प्लेस इन 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस, और जो यूनिट 1 पर है ना, वो कौन सा डिजिट है, वो जो 10th डिजिट पर है उसका 1/4 है। यानी कि जब 10th पर 8 है तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 2। यानी इकाई के स्थान पर हमारा 2 है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसे बताया, जो 1000 नंबर पे जो प्लेस है वो क्या है, 0 है। और 1000 नंबर पर 0 क्या है हमारा, इस वाले में है, लेकिन इस वाले में नहीं है, इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और आपको डेली बेसिस पर इसी प्रकार से सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।